नमस्कार, मैं डॉक्टर सबिहा बानो शेख, अध्यक्षा हिंदी विभाग, वीएस पटेल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस बिलीमोरा। आज खंड काव्य की परिभाषा और खंड काव्य के जो प्रमुख तत्व है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कवि अपनी रचना में किसी एक भाव या विचार की अभिव्यक्ति कर सकता है। कभी कभी किसी व्यक्ति अथवा समाज के आंशिक जीवन का क्रमबद्ध चित्रण भी कर सकता है। इस दृष्टि से काव्य की रचनाएं दो प्रकार की मानी जाती है। जिन कविताओं में केवल एक ही भाव या एक ही विचार की अभिव्यक्ति होती है उन्हें मुक्तक काव्य के अंतर्गत माना जाता है, और जिन कविता की रचनाओं में व्यक्ति या समाज का क्रमबद्ध चित्रण होता है उसे हम प्रबंध काव्य कह सकते हैं। प्रबंध काव्य के भी दो भेद माने गए हैं, महाकाव्य एवं खंड काव्य। जिन काव्यों में व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के चित्रण के साथ साथ प्रकृति, समाज, इनका भी विस्तृत रूप से चित्रण अथवा प्रदर्शन होता है, वे रचनाएं महाकाव्य कहलाती है। और जिन रचनाओं में कवि किसी एक व्यक्ति के जीवन की किसी एक प्रमुख घटना का वर्णन करता है वो खंड काव्य कहलाती है। डॉक्टर हरदेव बाहरी का कहना था कि खंड काव्य में एक ही बात घटित होती है। खंड काव्य में एक ही बात घटित होती है और उसमें मानव जीवन के किसी एक ही पहलू पर प्रकाश डाला जाता है। खंड काव्य प्रबंध काव्य का एक महत्वपूर्ण भेद है। खंड काव्य का फलक महाकाव्य से छोटा होता है। इसमें नायक के जीवन की किसी एक ही प्रमुख घटना का वर्णन किया जाता है जिससे उसके जीवन के किसी एक पक्ष की झांकी हमें दिखाई देती है। अन्य जो गौण घटनाएं होती है वो मुख्य घटना की सहायक बनकर आती है, स्वतंत्र रूप से नहीं आती। खंड काव्य के लगभग 7 तत्व माने गए हैं, जिसमें कथानक, पात्र या चरित्र चित्रण, संवाद योजना, रस या भाव व्यंजना, देशकाल, उद्देश्य और शैली, ये 7 प्रमुख तत्व खंड काव्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। इन 7 तत्वों को यदि हम विस्तार से देखें तो खंड काव्य का कथानक कैसा होता है इस पर यदि हम विचार करें तो खंड काव्य में कथानक एक विशेष लक्षण अथवा खंड काव्य में वस्तु की प्रधानता होती है। खंड काव्य का कथानक नायक के जीवन की किसी एक प्रधान घटना से संबंधित होता है। उसमें जीवन के किसी एक पक्ष की झलक अथवा सामयिक जीवन की किसी जटिल समस्या का उद्घाटन होता है। खंड काव्य की एक तथ्यता उसका प्राण है। उसका कथानक अपने आप में पूर्ण, स्पष्ट, संक्षिप्त एवं प्रभावान्विति से युक्त होता है। खंड काव्य के कथानक में प्रासंगिक या अन्य कथाओं की योजना प्रायः नहीं होती, न ही किसी प्रकार की संधि की योजनाएं होती है। वस्तु वर्णन संक्षिप्त होता है। इसका कथानक पौराणिक, ऐतिहासिक, कल्पित किसी भी प्रकार का हो सकता है। कथानक उत्पाद्य, अनुत्पाद्य और मिश्र तीनों में से किसी एक प्रकार का हो सकता है। पात्र अथवा चरित्र चित्रण की दृष्टि से खंड काव्य की बात की जाए तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इसका कथापट यह लघु कथात्मक काव्य होने के कारण खंड काव्यों में पात्रों की संख्या सीमित होती है। कोई निश्चित संख्या इसमें निर्धारित नहीं की जा सकती। इसका नायक देव या दानव या मानव में से कोई भी एक वर्ग का हो सकता है।
इसका प्रमुख पात्र स्त्री या पुरुष, प्रसिद्ध या काल्पनिक तथा उदात्त में से कोई भी एक हो सकता है। पात्र प्रतीकात्मक भी हो सकते हैं जो अपने युग की पृष्ठभूमि का निर्वाह करते हुए सामान्य जनजीवन के किसी एक वर्ग की अभिव्यंजना करते हैं। खंड काव्य में सर्गबद्धता होती है, लेकिन आधुनिक नए खंड काव्यों के लिए अब ऐसा कोई नियम है नहीं। जैसे कि रश्मिरथी का नायक कर्ण है, वह वास्तव में उच्च कुलीन होते हुए भी उसे उच्च कुलीन नहीं माना जाता। तो आज की जो जाति पाति की प्रथा है, इसमें इसे वास्तव में एक लघु यानी पछात जाति का माना गया है, उसे शूद्र माना गया है, उसे सारथी पुत्र या अर्धरथी माना गया है। फिर भी यदि हम देखते हैं तो उसका चरित्र बिल्कुल ही उदात्त है। वह उदात्त विचारों वाला है। उदात्त विचारों की प्रतिष्ठा इसके चरित्र के अंदर की गई है। इस प्रकार से नायक उच्च कुलीन होना चाहिए, उच्च विचारों वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर रश्मिरथी का नायक वास्तविक रूप में तो उच्च कुलीन है, वह कुंती पुत्र है। भले ही समाज को यह मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जो चरित्र है वह वास्तव में उदात्त विचारों वाला है और उसी के जीवन की एक प्रमुख घटना का चित्रण, उसके जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण यहाँ पर किया गया है रश्मिरथी के माध्यम से। संवाद योजना की दृष्टि से खंड काव्य को देखें तो पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को उद्घाटित करना, कथानक को गतिमय बनाए रखने के लिए तथा इसमें नाटकीयता लाने के लिए खंड काव्य में जो पात्र होते हैं उनके अनुकूल संक्षिप्त, मार्मिक, तर्कपूर्ण संवादों की योजना खंड काव्य में की जाती है। रस या भाव व्यंजना भी खंड काव्य का एक प्रमुख लक्षण है। इस दृष्टि से खंड काव्य में जीवन की किसी एक प्रमुख घटना का उल्लेख होने के कारण एक ही मुख्य मनोभाव का विकास यहाँ पर दिखाया जाता है। भाव के बिना रस की सत्ता संभव नहीं है। खंड काव्य में किसी एक रस का पूर्ण परिपाक अथवा अन्य अनेक रसों की अपूर्ण योजना अथवा एक भाव का चरम सौंदर्य परिपूर्णता प्राप्त करता है। नई कविता के खंड काव्यों में रस बोध के स्थान पर भावबोध, संघर्ष और बेचैनी मिलती है, जो भाव विकास के अंतर्गत आती है। देश काल की दृष्टि से देखें तो खंड काव्य में यद्यपि महाकाव्य के समान देश काल के व्यापक चित्रण का अवकाश नहीं रहता, फिर भी देश काल की स्पष्टता की दृष्टि से घटना और पात्र से संबंधित स्थान और काल का स्वाभाविक आकर्षक तथा पात्रों का मानसिक स्थिति के अनुकूल चित्रण यहाँ पर अवश्य मिलता है। कभी कभी कथानक की अपने देश काल के कवि के रचना काल के देश काल का भी यहाँ पर कभी कभी कथानक अपने कवि के रचना काल के संबंध से भी वहाँ देश काल ध्वनित करता हो ऐसा लगता है। देश काल का चित्रण करते समय संकलन त्रय, काल संकलन, स्थल संकलन, कार्य संकलन पर भी ध्यान दिया जाता है। उद्देश्य की दृष्टि से खंड काव्य में जीवन के किसी एक विशेष पक्ष के संबंध में कवि का दृष्टिकोण प्रकट होता है। खंड काव्य का एक सुनिश्चित उद्देश्य होता है जो उसके कथानक में उसी प्रकार समाया होता है जिस प्रकार से दूध के अंदर अनेक प्रकार के नवीन व्यंजन समाये होते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से किसी भी एक प्रकार के फल की
प्राप्ति या उसका प्रयास खंड काव्य में मिलता है। छायावादोत्तर खंड काव्यों में इस प्रकार की दृष्टि कवियों के अंदर नहीं दिखाई देती। शैली की दृष्टि से देखें तो खंड काव्य की रचना शैली उदात्त और गरिमामयी होती है। वस्तु विन्यास सर्गबद्ध या सर्गहीन दोनों रूपों में होता है। कथा विन्यास में नाटकीयता खंड काव्य के आकर्षण को बढ़ा देती है। खंड काव्य का नामकरण नायक, प्रमुख घटना, स्थान, काल इत्यादि के ऊपर आधारित होता है। खंड काव्य की रचना एक या अनेक छंदों में हो सकती है। सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन का कोई निश्चित नियम यहाँ पर नहीं मिलता। खंड काव्य में एक ही सर्ग में अनेक छंदों की योजना भी पाई जाती है, किंतु सामान्यतः एक ही छंद का प्रयोग होता है। इसमें अपवाद हो सकते हैं। वास्तव में शैली का संबंध खंड काव्य के किसी एक तत्व से न होकर शेष सभी तत्वों का सफल संयोजन करना है। कला की प्रेषणीयता अर्थात पाठक को प्रभावित करने की या रसमग्न करने की शक्ति शैली पर निर्भर करती है। इसीलिए केवल इतना कहना चाहती हूँ कि खंड काव्य को सफल बनाने के लिए इन सातों तत्वों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कथानक, पात्र या चरित्र चित्रण, संवाद योजना, रस या भाव योजना, देशकाल, उद्देश्य और शैली, इन सभी का सफल निर्वाह ही किसी एक खंड काव्य को सफल बना सकता है। अस्तु।